हुकूमत की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, कितने हकायक के करीब हैं अदादोशुमार और कल बजट से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, इस पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साजिद अमीन साहब, अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से खुद हुकूमत एतराफ़ ये कर रही है कि वो जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से सरमायाकारी नहीं ला सके हैं, लेकिन हम अक्सर जब आपसे बात करते हैं हर साल तो उसमें यह भी होता है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए पाकिस्तान में साजगार माहौल क्या हो, लोकल इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए क्या हो। लेकिन अब तो हमने बड़े गैर मामूली इकदाम किए, इससे ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म की हद तक फैसिलिटेशन क्या ही हो सकती है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए की गई है। यहाँ पर क्या वजह रही इसमें हुकूमत और जो परसेप्शंस की हम बात करते हैं हर साल, एक हुकूमत मजबूत नज़र आती है, ये निज़ाम जो मौजूदा है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, फिर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी हम बड़े एक्टिव हैं, क्यों हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ सके? अब सर देखिए, जो कैपिटल होता है ना, जो बाहर से आपके पास आता है, वो बड़ा सेंसिटिव होता है तीन चार मोटी मोटी चीज़ों को। मुझे लगता है हम आज भी उनमें स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, हमने कोशिश की है। पॉलिसी कंसिस्टेंसी, उसकी एक आप मिसाल देख लें कि 2 साल पहले हम सोलर्स को प्रमोट कर रहे थे, इस साल हम पिछले साल से सोलर पे टैक्स लगा रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे थे, इस साल हम उस पर 18% GST लगा रहे हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, और ये इन्वेस्टर्स को ये मैसेज देती हैं कि जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, उसका जो विजन होता है वो अगले 10 से 20 साल का कम से कम होता है, क्योंकि कैपिटल पे जो रिटर्न है वो एक टाइम के बाद, तो पहले 2-4 साल तो उसके खर्चे के होते हैं बड़े बिजनेसेस में, तो ये बड़ा अहम होता है। तो वो जब ये देखता है कि पॉलिसी रिवर्सल्स जो हैं वो बड़े कॉमन हैं, तो जाहिर है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं लाएगा उसके अंदर। और इसी तरह जो बहुत सारे और हमारे यहाँ मार्केट है, जो लेबर एफिशिएंसी है हमारी, जिस पे हमेशा मैं आपके प्रोग्राम में बहुत दफ़ा बात करता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा से जो FDI को लिया है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट FDI को लिया है, G2G FDI को लिया है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक FDI। जो मार्केट है, मार्केट में आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत हाई है। आपकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आप उसमें चाहे इंटरेस्ट रेट को ले लें, वो रीजन में सबसे हाई है। इंटरेस्ट रेट आपका रीजन में सबसे हाई है, इन्फ्लेशन आपका रीजन में सबसे हाई है, एनर्जी कास्ट बहुत महंगी है। तो जो बाहर का इन्वेस्टर आता है वो इन सारी चीज़ों को देखता है, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम ज़रूर इक़दाम कर रहे हैं, बट वो जो डीप रूटेड रिफॉर्म्स चाहिए FDI को लाने के लिए, जहाँ पे पॉलिसी कंसिस्टेंसी, एक अच्छी लेबर फोर्स का होना, एक वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट का होना, जो आपके जो तमाम आपकी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के मैकेनिज्म्स का होना। हम देखते हैं बहुत बड़ी जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आई वो डिस्प्यूट का शिकार हुई। हमारी बहुत सारी जो ऐसे इदारों ने जो चीज़ों को देखा और जो डिसीजन उस तरह से नहीं हो पाए जो एक इन्वेस्टर देखता। तो मुझे लगता है जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो फिर इन सारी चीज़ों को देखता है, और फाइनली मुझे लगता है कि हमारी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आती है वो शायद ज़्यादा फ़ायदा देती है अब बनिस्बत FDI के, कि इतना बड़ा लंबा इंतजार करो एक बेयकीनी के माहौल में। तो शायद हमारे यहाँ स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम है, हम FDI को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। अगर हमें लाना है तो हमें बहुत डीप रूटेड जो रिफॉर्म्स हैं, प्रॉपर एक FDI अट्रैक्टिंग पॉलिसी के जरिए वो लाना होंगी। जी मियां उमैर साहब, ये जो डॉक्टर साजिद अमीन साहब बात कर रहे हैं पॉलिसीज़ के तसलसल की, काश्तकारों की हौसला शिकनी क्या हुकूमती पॉलिसी इंटायरली इसके अंदर है? उसमें फिर ये सैलाब और ये तमाम चीज़ें वजह रहीं। हमें एक बड़ा प्रोटेस्ट नज़र आया काश्तकारों की तरफ से, गंदम के काश्तकारों की तरफ से, कि जो कीमत है वो हुकूमत की तरफ से कम रखी गई, और फिर हमने देखा कि उस तरीके से उस जो गंदम उगाई नहीं गई है। ये पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर कोई तसलसल ना रहा, या इसमें एक बड़ा फैक्टर ये रहा कि जो सैलाब जिसको हुकूमत वजह बता रही है? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी अहम रीजन तो ये है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है एग्रीकल्चर। आप देखें कि दुनिया के जितने, इवन के इंडिया को देख लें, उनकी 1.7 ट्रिलियन की सब्सिडी इंडियन रुपीस की, बांग्लादेश 800 बिलियन की सब्सिडी है, इसी तरह US की $2.6 बिलियन की सब्सिडी एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन हमारा बिल्कुल कोई सब्सिडी नहीं है, ना हमारे फर्टिलाइजर पे, ना किसी पेस्टिसाइड पे, ना बिजली पे, ना ही किसी डीजल पे, ना ही किसी और चीज पे। बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर को तो साइड पे रख दिया गया, और हमेशा हमसे ये कहा जाता है कि IMF की वजह से, IMF हमें सब्सिडी नहीं देने देता। लेकिन आप देखें कि बाकी तो जहाज भी खरीदे जा रहे हैं, गाड़ियां भी आ रही हैं, तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, सारा कुछ मराहत में भी इजाफे हो रहे हैं, दौरे भी हो रहे हैं, लेकिन कल्चर सेक्टर को जानबूझ के सरासर तबाह किया जा रहा है।
और ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो आपके मुल्क की सिक्योरिटी है। अगर आपके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है बिल्कुल, तो आपकी जो बाकी सिक्योरिटीज है वो बिल्कुल खत्म है। अगर आपके पास खाने का लिए नहीं बचेगा तो आप फिर क्या करेंगे? आपके पास और कोई चारा नहीं है कि आप दुनिया से भीख मांगे और दुनिया से लेके खाएं। हमें इस तरफ चलाया जा रहा है। आज इस दफा भी जो हमारी वीट हुई है, पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलानात किए कि जी हमने टारगेट अचीव किए, हमने ज्यादा खरीद लिया। और कल आपने देखा होगा कि 10 लाख मैट्रिक टन जो है वो पास्को से खरीद रहे हैं, और पास्को के पास 2 साल पुरानी गंदम पड़ी थी जो अब खरीद रही है पंजाब गवर्नमेंट। अगर ये झूठे दावे नहीं है, आपने टारगेट भी अचीव किए हैं, आपने उसकी स्विंग भी ज्यादा हुई है पिछली दफा से, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि आप 10 लाख टन पास्को से पुरानी गंदम खरीद रहे हैं? ये हमारे साथ, पूरी कौम के साथ खिलवाड़ किया जाता है, झूठ बोला जाता है, और खास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम ये समझते हैं कि तबाह करने की कोशिश की जा रही ये है। बात एक ज़रूरी मुल्क में किसान का इतना उसकी इतनी डिस्करेज्ड होना ये यकीनन हुकूमत के लिए सोचने का मुकाम है। लेकिन आखिर में फिर उमैर साहब क्या तजावीज़ हैं आपकी फिर हुकूमत के लिए या डिमांड्स? क्योंकि कल भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी तरजीह होगी एग्रीकल्चर सेक्टर को रियायत दी जाएँ और उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। जी, ये तरजीहात हर दफा ये अल्फाज बोले जाते हैं, हमें ये समझ नहीं आती कि ये तरजीह कौन सा लफ्ज है। ये हर दफा कहा जाता है हमसे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को तरजीहात की बिना पर रखेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। अब आप भी देख लें कि कल बजट आ जाएगा, आप देख लीजिएगा कि ना तो किसी फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज किया जाएगा, ना ही किसी पेस्टिसाइड को, सीड को, या किसान से रिलेटेड किसी चीज को नहीं। ट्रैक्टर इंडस्ट्री को कोई सब्सिडी दे दी जाएगी, किसी और को सब्सिडी दे दी जाएगी किसानों के नाम पे, और किसान को कुछ नहीं दिया जा रहा। और अभी तक किसान को गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं देती, और उसके बावजूद जबरदस्ती डंडे से उसकी गंदम भी उठाते हैं, उनके छापे भी मारते हैं, छीन लेते हैं गंदम, और हमें कोई किसी किस्म का फॉर द कोई रिकॉर्ड मियां उमैर साहब, आप कोई एक दो मुतालबात अगर रखना चाहें? जी, मुतालबात हमारे ये हैं कि हमारी फर्टिलाइजर जो है वो सस्ता किया जाए। डीएपी खाद 2017 में 2400 रुपए थी, आज 17,500 रुपए की है। इसी तरह यूरिया पे हमें सब्सिडी दी जाए, इसी तरह डीजल किसानों के लिए सब्सिडाइज किया जाए, बिजली का खास तौर पे जो ट्यूबवेल की बिजली है उसको सब्सिडाइज किया जाए, या उस पे सोलर दिए जाए किसानों को, ताकि वो पानी जमीनों को सस्ते पैसों में लगा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मियां उमैर मसूद साहब, और डॉक्टर साजिद अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। ये जो आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया कितना हकीकत के करीब है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।